Welcome my studious people to self-study. So this is our second lecture in the series of synthetic fibers and plastic, and probably the last one in this chapter. So in this chapter we'll be studying about plastics. The video consists of plastics. So now the plastics are also polymers. जो plastics हैं वो भी क्या हैं? Polymers हैं, जो हम ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या हैं? स्मॉल सब यूनिट्स जो होती हैं, जब वो एक साथ जॉइन होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स जब एक साथ जॉइन होती हैं तो वो एक पॉलीमर बनाते हैं। लेकिन प्लास्टिक में फिर ऐसा स्पेशल क्या है कि हम इसे फाइबर्स से अलग पढ़ रहे हैं? प्लास्टिक जो होती है ये लीनियर पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, दो टाइप के पॉलीमर होते हैं इसमें। अब ये दोनों क्या हैं? देखो, जो नीचे आपको लीनियर पॉलीमर के नीचे जो एक फिगर आपको दिख रही है, इसमें क्या है? जो सब यूनिट्स हैं, जो येलो बॉक्स हैं, इनको हम लेते हैं जो सब यूनिट्स हैं। तो इसमें सारी सब यूनिट्स जो हैं वो लीनियरली, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जॉइंट है। तो जब प्लास्टिक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जब ऐसा होता है तो वो एक लीनियर पॉलीमर होता है। और जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इसमें देखो जो ये नंबर 1 है ये नंबर 2 से जॉइंट है, नंबर 2 इज़ जॉइंट टू द नंबर 3, देन 4, 5, मतलब ये क्रॉस लिंक्ड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि एक सीधी लाइन में जॉइंट है। इसके शायद यहाँ पे और भी कोई बॉक्सेस हो सकते हैं, इसके साथ और कुछ जॉइन होगा इधर, तो स्ट्रेट लाइन में जॉइंट नहीं होते, क्रॉस लिंक होती हैं। उसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आपने कई बार जो नाम है ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में भी सुना होगा, जैसे कि पेंट्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या फिर किसी डिटर्जेंट के आते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो फैब्रिक है, जो कपड़े हैं, उनमें क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं। सो ये दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलीमर और दूसरा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, जब हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल हमें देखने को मिल जाएंगे। चेयर, मग, टॉयज़, इनफैक्ट जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आजकल वो भी प्लास्टिक के बने आने लगे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। तो अब प्लास्टिक की ऐसी क्या खासियत है, उसके ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें उससे बन सकती हैं? तो ऐसा सबसे पहला फीचर प्लास्टिक का जो है जिसकी वजह से वो वैरायटी ऑफ यूजेस में आती है, या फिर जिस चीज़ को हम कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वर्सटाइल है। वर्सटाइल क्यों है? पहली है क्योंकि इट इज़ ईज़िली मोल्डेबल। ईज़िली मोल्डेबल का मतलब होता है कि वो किसी भी फॉर्म में आसानी से हम उसे किसी भी शेप में उसको लेकर आ सकते हैं, बहुत ही ईज़िली उसे मोल्ड कर सकते हैं जिस भी चीज़ में हम चाहें उस चीज़ में। दूसरा आता है दैट इट इज़ कैन बी रिसाइकिल्ड। मतलब अगर आज हमारे पास प्लास्टिक का कोई एक सामान है तो हम जिस प्लास्टिक से वो बना हुआ है उसको वापस से और किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। देन कम्स दैट इट कैन बी रीयूज्ड, मतलब हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की, उसको हम, या जो बॉक्सेस आते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ सामान स्टोर करने के लिए। वो जो होता है वो क्या होता है? रीयूजिंग ऑफ द प्लास्टिक। तो रिसाइकिल क्या है कि उस चीज़ से हमने कोई नई चीज़ बना दी है, और रीयूज़ क्या है कि हमने उसी पर्टिकुलर चीज़ को और दोबारा से यूज़ कर लिया, हमने कुछ नया नहीं बनाया। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इट कैन बी कलर्ड।
मतलब हम उसको अलग अलग कलर्स में ला सकते हैं। तो इससे भी जो उसकी जो यूज़ है वो बढ़ जाता है। कहीं आपको हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सपोजिटली हम छोटी बॉल्स ही ले लें, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं अलग अलग कलर की, जिसकी वजह से जो टॉयज़ बन जाते हैं वो, जिससे वो अट्रैक्टिव लगें देखने में। तो अब अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आप आसानी से कलरिंग नहीं कर सकते, तो आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे उस काम के लिए। देन कम्स दैट इट कैन बी मेल्टेड। अच्छा, ये जो मेल्टेड है ये रिलेटेड होता है इन दोनों से, ईज़िली मोल्डेबल और रिसाइकिल्ड से। जो हमारे पास प्लास्टिक प्रेजेंट है हम उसको पहले मेल्ट कर लेंगे, और मेल्ट करने के बाद उसको हम जिस भी मोल्ड में डालेंगे वो चीज़ बन जाएगी। तो अगर आसानी से मेल्ट हो जाती है इसीलिए वो इजीली मोल्डेबल है, और इसीलिए वो रिसाइकिल भी की जा सकती है। अगर वो मेल्ट नहीं होगी तो ना आप उसको मोल्ड कर पाओगे, और मोल्ड ही नहीं हो रही है तो रिसाइकिल होने की तो बात ही नहीं होती। नेक्स्ट कम्स दैट इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। तो अगर कोई आपको ऐसी चीज़ बनानी है जो कि शीट्स की फॉर्म में है, तब भी आपके लिए बनाना आसान है। एंड द लास्ट वन इज़ दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो अगर आपको कोई इस तरीके से चीज़ बनानी है जो कि वायर की फॉर्म में हो, तब भी हम इसे बना सकते हैं इससे। क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ों में तरीके से जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए ये इतने सारे इसके यूजेस हैं। अब दूसरी चीज़ एक यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो रहा है जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से लिंक्ड होगा, विच इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब उस चैप्टर की वीडियोस आप देख लें, सो कम बैक टू दिस वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चंस कि जो चीज़ें शीट में ड्रॉ हो जाती हैं और जो चीज़ें वायर्स में ड्रॉ हो जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट वी कम टू थर्मोप्लास्टिक्स। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं? देखो, जो प्लास्टिक है वो दो टाइप की होती है। एक ऐसी होती है जिसको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं और मेल्ट कर सकते हैं हीट करने पर। ऐसी जो प्लास्टिक होती है जिसको हम आसानी से मोड़ लें, जिसे मेल्ट का हो जाए, जो आसानी से मेल्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं पॉलीथिन और पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये होता है पीवीसी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। और थर्मोप्लास्टिक्स जो है हम वैरायटी ऑफ यूजेस इसके देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जिसमें कि आ जाता है हमारा जो हमारे टॉयज़ हैं, जो कॉम्ब्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये किसकी बनी हुई हैं? थर्मोप्लास्टिक की। जो प्लास्टिक, और ये ही वो प्लास्टिक है पर्टिकुलरली थर्मोप्लास्टिक जो है, जो रिसाइकिल की जा सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हमने जब इससे पहले अभी पढ़ा था कि प्लास्टिक को वैरायटी ऑफ यूजेस में क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि वो मेल्ट हो रही थी। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मेल्ट हो सकती है, इसलिए ये रिसाइकिल हो सकती है, और इसीलिए ये मोल्डेबल भी है। तो ये था थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? विच कैन बी बेंट ईजिली एंड विच कैन मेल्ट ऑन हीटिंग। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो आती है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो वो प्लास्टिक जो कि आसानी से मेल्ट नहीं होते। रिमेंबर दिस, whenever we say about it that it cannot be melted, it means they cannot be melted easily. By heating are known as thermosetting plastics. तो जो आसानी से मेल्ट नहीं होते वो थर्मोसेटिंग है। इसके दो कॉमन एग्जाम्पल हुए हैं, बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट जो है, जो हम अपने घरों में जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, उन्हें जिन्हें देखते हैं हम, वो बेकलाइट के बने हुए होते हैं। जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, उनका जो हैंडल होता है जिस प्लास्टिक का बना हुआ है, वो बेकलाइट है ना। वो इन सब चीज़ों में क्यों ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं?
क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा। अब जब किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पे कोरोना वायरस का जो एरा है वो चल रहा है हमारी वर्ल्ड में, तो हर बच्चा जो है आजकल अपने ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। तो जब आप इतनी देर तक अपने फ़ोन को यूज़ करते हो तो फ़ोन जो है वो गर्म हो जाता है। या फिर अगर इससे पहले आपने ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर रहे हैं तो इससे पहले आप लोगों ने फॉर श्योर बहुत से बच्चों ने पबजी खेला होगा, और इतनी देर तक खेल खेल कर फ़ोन जो है वो सबके गर्म ज़रूर हुए होंगे। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारे चीज़ें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। अब अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हैं वो गर्म होकर मेल्ट हो जाएंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब होंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट करेंगे मेल्टिंग स्टेट में। तो इसीलिए जिससे कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हैं वो मेल्ट ना हो, उन्हें बेक लाइट से बनाया जाता है, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि वो आसानी से मेल्ट नहीं होती। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स जो हैं उन्हें क्यों हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना रहे हैं? क्योंकि जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन हैं हमारे किचन्स में, उनको हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। अब कुकिंग के टाइम पर जब हम उस गैस स्टोव पर रखते हैं तो उसकी जो हीट होती है उससे वो हैंडल मेल्ट ना करे, इसलिए उसे भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना रहे हैं। दूसरा जो हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा था वो है मेलामाइन का। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसकी बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये फायर को रेजिस्ट करती है। जनरली जहाँ भी प्लास्टिक प्रेजेंट होती है वहाँ पे बहुत जल्दी जो है फायर कैच करती है वो जगह। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट कर जाती हैं और उसकी वजह से वो बहुत गर्म हो जाती है एंड गेट्स कम्प्लीटली बर्नड। लेकिन मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है जो फायर रेजिस्ट करती है, इसमें आग नहीं लगती। इसके यूजेस क्या हैं? इसको टाइल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, किचन वेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो, टाइल्स बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाएगा इसको? सपोजिटली अगर घर में कभी आग लगे किसी के, तो अगर टाइल्स मेलामाइन की बनी हुई होंगी तो वो फायर कैच नहीं करेंगी। किचन वेयर में अगेन जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि क्योंकि वो गर्म हो जाता है, उसको कभी कभी हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जिससे कि वो हीट होने पर मेल्ट ना हो, इसलिए हम मेलामाइन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। मेलामाइन ही वो एक सब्सटेंस है जो कि फायर फाइटर्स जो हमारे होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है उसे बनाने में यूज़ होता है। तो ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स के बीच का एक डिफरेंस है कि थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं आसानी से मेल्ट होती हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आसानी से मेल्ट नहीं हो पाती। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? तो प्लास्टिक की पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि वो नॉन रिएक्टिव है। वो जल्दी से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना वाटर के साथ ना एयर के साथ। वो कोरोड नहीं होती, ख़राब नहीं होती। इसीलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। हम जैसे आयरन होता है, आयरन को अगर आप पानी में रखोगे थोड़े दिनों बाद वो रस्ट हो जाता है। तो प्लास्टिक के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम प्लास्टिक में फूड भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है, वो हमारे फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ इट इज़ लाइट। प्लास्टिक्स जो हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। अब अगर आपको कोई भी चीज़ है जो हल्की है, सपोज़ करो आप कि आपको ट्रैवल करना है और एक बॉक्स है जो कि आयरन का बना हुआ है, दूसरा है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक लाइट है लेकिन उतना ही सामान ले जाएगा जितना आयरन वाला बॉक्स ले जा रहा था। सो फॉर यू इट इज़ ईजियर टू कैरी अ प्लास्टिक बैग देन टू कैरी अ आयरन बैग। सो वो लाइट होता है, इसलिए भी ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। लाइट है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है। स्ट्रॉन्ग का मतलब हम सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसमें टॉलरेट करने की जो है वो कैपेसिटी है। ड्यूरेबल है मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होगा।
इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन हीट। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसीलिए तो हम इसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस के यूज़ में ले सकते हैं। अगर ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास कर जाती, तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमें करंट लग जाएगा। तो हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी है उसे ऑन करने के लिए जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें। तो ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और प्लास्टिक में एक टाइप आती है जिसे हम कहते हैं टेफ्लॉन। ये वाला जो प्लास्टिक होता है पर्टिकुलरली, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉन स्टिक होता है नेचर में, इसके ऊपर कोई चीज़ चिपकती नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे जो किचन में यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, उनकी कोटिंग में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ साथ प्लास्टिक जो है, जो हमने जितना अच्छा पढ़ा इसके बारे में, अलॉन्ग विद दैट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ये है कि प्लास्टिक जो है उसका नेचर के साथ कोई भी तालमेल नहीं बैठता। प्लास्टिक जो है वो नेचर में के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। देखो, दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो है जो कि नेचर के थ्रू ही, नेचुरल प्रोसेसेस से वो चीज़ डिकम्पोज हो जाए, डिग्रेड हो जाए, वापस से अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकते। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में ख़त्म नहीं होते, है ना, वो एनवायरनमेंट में ख़त्म नहीं होते। आज एक प्लास्टिक का बैग आपने डाला तो वो भी एनवायरनमेंट में रहेगा, कल को आपने एक और डाल दिया तो 2 हो गए, फिर आपने एक और डाल दिया तो 3 हो गए। इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। अब जनरली ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इनको ख़त्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जनरली जो भी चीज़ ऐसी होती है जिसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, जो फास्टली नहीं होती, हम उसको ये लेते हैं कि ये चीज़ कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो अब जो प्लास्टिक है वो इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में फॉल करता है, और इसीलिए ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता जा रहा है और इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। इसके साथ साथ ये एयर और वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है। अगर हम इसे ख़त्म करने के लिए बर्न कर दें तो क्या होता है, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता और ये पॉइजनस गैसेस जो है उसे रिलीज़ करता है। अब ये जो पॉइजनस गैसेस ये रिलीज़ कर रहा है, ये एयर में मिक्सअप होती हैं और एयर को पोल्यूट करती हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक जो है, जब ये वाटर के साथ, जो इसका ऐश होता है वो वाटर में जाके मिल जाएगा, तो उससे ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है। या फिर कई बार क्या होता है कि जो ड्रेन्स होती हैं हमारे यहाँ पर, जो कैनाल्स होते हैं, उनमें जो प्लास्टिक मटेरियल है वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इधर से जो पानी आ रहा होगा वो आगे नहीं जा पाएगा, तो पानी यहीं पे क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं, पानी जो है उसमें से स्मेल आने लगती है। वैसे ये वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। तो अब इससे बचने के क्या हमारे पास ऐसी कौन कौन से हैं हमारे पास उपाय हैं, या हमारे पास क्या ऐसा जो सॉल्यूशन है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो एक तो ये होता है कि हम रिड्यूस कर दें। रिड्यूस क्या करना है? वी हैव टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। मतलब जितना हम यूज़ कर रहे थे हम उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करना कम कर दें। दूसरा है रीयूज़ करें। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक अगर बॉक्स आया है कोई, तो उस बॉक्स को हम वापस से दोबारा और किसी काम में यूज़ करें। तीसरा है रीसाइकिल। रीसाइकिल में क्या होता है, जो भी प्लास्टिक का सामान हमारे पास है
उसको मेल्ट कर दें, मेल्ट करके वापस से कोई नया सामान जो भी बन सकता है वो बन जाए। और लास्टली आता है रिकवर। रिकवर में क्या होता है? रिकवर में हम जो है उसी प्लास्टिक से कोई नई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हीट हो गया, मैन्योर हुआ जो कंपोस्ट होता है, या फ्यूल हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़। जैसे कि आजकल हम सुनते हैं बहुत सारे जो मतलब फ्यूल्स हैं, या रोड बन रही है प्लास्टिक के थ्रू, ऐसी ऐसी रिसोर्सेज बन जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है प्लास्टिक से। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस में फॉल करती हैं? ये फॉल करती हैं इन द कैटेगरी ऑफ रिकवर। इसमें क्या है कि हम वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली रिकवर में क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 4R प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में से कम कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हम रोज़ अपनी लाइफ टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि हम प्लास्टिक की जगह किसी और चीज़ का यूज़ करें जो कि रिड्यूस में फॉल कर जाता है। जैसे कि हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स या फिर बैग्स मेड अप ऑफ क्लॉथ्स उनका यूज़ कर सकते हैं। So these are some of the practices which we can apply in our daily life to reduce the environmental pollution caused by plastics. So with this we end our video. जो भी आपके सजेशंस हों, कमेंट्स हों या कोई डाउट हो इस चैप्टर को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज नॉलेज स्प्रेड्स ऑन शेयरिंग।